प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम के बाद शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक कुंडली लेकर के उपस्थित हूं। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले इनकी कुंडली में पंचांग बताऊंगा, उसके बाद ग्रह स्थिति बताऊंगा, नक्षत्रों का प्रभाव, लग्न, नवांश और दशमांश कुंडली का एक साथ आज ही विश्लेषण करके इनकी कुंडली में बहुत ज़्यादा सवाल तो इन्होंने पूछा नहीं है, इस वजह से दिन को नुकसान में न रखते हुए, दिन नुकसान हो जाता है, इस वजह से आज ही सोचा कि इनकी कुंडली के तीनों चैप्टर को क्लियर कर देता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। संवत 2042, शक संवत 1908, जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम प्रमादी संवत्सर है। प्रमाद मतलब कहा जाता है धर्म करने में, दान करने में, सेवा करने में, आतिथ्य सत्कार करने में, नई चीजें सीखने में और फसल उपजाने के समय किसान को अपने फसल पे पूरे तरीके से या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें व्यक्ति को कभी भी प्रमाद नहीं रखना चाहिए। आलस्य ही कैसे श्लोक है ना, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, तो बस वही बात है। शुरू करते हैं। अब मैं इनकी कुंडली का पंचांग सबसे पहले बता देता हूं। इनका जन्म उत्तरायण में हुआ है। व्यक्ति धार्मिक, सात्विक, किसी से मतलब बहुत ज्यादा न रखने वाला, न तो बहुत ज्यादा किसी से अपने धन के बारे में विचार करने वाला, न बहुत ज्यादा किसी दूसरे के बारे में सोचने वाला, अपने अधिकारों का संपूर्ण इस्तेमाल करने वाला भी होता है। और दक्षिणायन वालों के मुकाबले इनके जीवन में तकलीफें थोड़ी कम होती हैं और उत्तरायण में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का जीवन सर्वस्व पटरी पे ही चलता है। आरंभ थोड़ा कष्ट से बीतता है, आगे बताऊंगा क्यों। ग्रीष्म ऋतु शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि बाहर निकल करके व्यक्ति धन कमाए तो बचाया ज्यादा बढ़िया सकता है, बचाया जा सकता है धन को, नहीं तो फिर धन बचता नहीं है। और इनका सवाल है कि मैं कम पैसों पे नौकरी करता आया हूं, ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर मुझे दीजिएगा। या मुझे लाभ कम मिला है जीवन में, ऐसा क्यों हुआ? बताऊंगा आगे। गुरुवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति शुद्ध है, शांत है, झगड़ालू नहीं है और एक बार जब क्रोध कर देगा तो फिर संभालना बड़ा मुश्किल होता है और फिर वो जीवन में किसी के लिए सब कुछ न्यौछावर करेगा, पर जब उसकी बात शिकवे, गिले और शिकायत की होगी तो वो भी करेगा। मतलब पीठ पीछे ये किसी की बुराई भी कर सकता है, ऐसी भी प्रवृत्ति बनती है। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति क्रोध को बहुत ज्यादा दबाता है, पर जब पार हो जाए तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी बात। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के जन्मे होने के कारण व्यक्ति का जो प्रभाव है वो शुभ ग्रह का होता है और शुभ ग्रह के जन्मे होने के कारण शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा शुभ ग्रह और पूर्णेंदु बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का प्रभाव हमेशा ही अच्छा हो जाता है। व्यक्ति के पास एक संतुलित धन आते हुए जीवन में देखा जाता है और हमेशा ही उसे श्रेष्ठतम और अच्छे कर्मों का करता देखा जाता है, बनते हुए देखा जाता है। दूसरी बात है, शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा व्यक्ति को भले ही कहीं से भी, पर पैसे हमेशा बने रहते हैं जेब में। और एक बात और है कि ये व्यक्ति को पूर्णेंदु बना रहे हैं तो व्यक्ति को सुंदर, और इनके जो शरीर के निचले हिस्से होते हैं जैसे घुटने वगैरह या पैरों की जो संरचना होती है, ये हालांकि वो नक्षत्र पे भी बात होती है, पर मैं पहले ही बता दूं नक्षत्रों में भी ये बात दिख रही है कि पैर थोड़े मुड़े हुए होते हैं, घुटने थोड़े बाहर निकले होते हैं, जो व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। दूसरे लोग जो इनके शरीर के ढांचे को देख लें और जैसी इनकी संरचना होती है उसके आधार पर व्यक्ति दूसरों को आकर्षित करने वाला होता है। गर्दन थोड़ी छोटी होती है, नाक ऊंची होती है और चाल बड़ी मदमस्त हाथी की तरह होती है। ये इतनी बात है। वरियान योग, स्वाति नक्षत्र, ये बड़ा बढ़िया। और स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोग चिर परिचित होते हैं, सबसे बहुत जल्दी मित्रता करने वाले होते हैं। लेकिन एक बात मैंने शुरू में बताई है, वो क्या? वो बताई है बहुत ज्यादा किसी से मतलब ना रखने वाला। मतलब क्या है उसका? अपने अधिकारों को लेकर के और अपने काम में हस्तक्षेप को लेकर के व्यक्ति बड़ा तटस्थ रहता है। वो ना तो अपने बारे में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त करता है और ना किसी को करता है। वो बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहता है अपने काम को लेकर के। स्वाति नक्षत्र का प्रभाव आगे बताऊंगा। गर, करण, वरियान योग, ये दोनों चीजें ठीक होती हैं। शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति सब कुछ खाता है, सर्वभोगी और सुंदर है। तामसिक वृत्ति है, इच्छा भी है, प्रमाद भी है, आलस्य भी है
रोग भी है, शत्रु भी बनेंगे जीवन में, और व्यक्ति के पास क्रोध भी है, काम भी है, और बहुत ज़्यादा अपील करता है लोगों को, जैसे कि मुझे लोग नोटिस करें, लोग मुझे जानें, मुझे समझें। और बड़ी कभी कभी ऐसी भी स्थिति हो जाती है जहाँ व्यक्ति जो होता है वो अपने पहचान को लेकर के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, पॉजिटिव होता है अपनी चीज़ों को लेकर के। ये बड़ी अच्छी बात भी है और कभी कभी व्यक्ति को इम्पल्सिव भी बना देता है, तो इस पर भी व्यक्ति को थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता होगी। हालांकि इनकी कुंडली का पंचांग जो बन रहा है वो शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी का चंद्रमा, उत्तरायण का जन्म, गुरुवार का जन्म, और शुक्ल पक्ष में होने के कारण संतान उत्पत्ति में कभी कभी समस्या और व्यक्ति को प्रेमी किस्म का बना देता है। ये चीजें अच्छी जा रही हैं, पर जो है वो शूद्र वर्ण के होने के कारण व्यक्ति को एक तरफ तामसिक वृत्ति मिल रही है, उसी तरफ दूसरी तरफ उसको इंसान बनना बाकी है, अभी देवता बनना बाकी है। दिमाग में कई तरह के विचार बनते हैं। ग्रीष्म ऋतु के कारण व्यक्ति थोड़ा सौम्य है स्वभाव का, क्रोध दबा करके रखता है, पर वो उसमें सफल कई बार नहीं भी होता है, और पैसे बाहर जाकर के कमाए तो ज़्यादा लाभ होगा। अब इनकी कुंडली के मैं सबसे पहले नक्षत्रों पे ही चर्चा करूंगा कि कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं। आइए, अब आपको सबसे पहले मैं इनकी कुंडली में चंद्रमा पे बता देता हूं, क्योंकि एक बात जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, एक बात बड़ी अच्छी है, बता दूं, अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, अगर उस नक्षत्र का अधिपति कुंडली में कारक ग्रह बनता हो तो व्यक्ति जन्मजात भाग्यशाली हो जाता है। ये बात बड़ी अच्छी है। इनकी कुंडली में चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में बैठा है, और वो राहु जन्म कुंडली में सप्तम स्थान में मेष राशि के बैठे हैं, जहां के अधिपति मंगल जाकर के अपने मित्र की राशि में अपने भाव से पंचमस्थ जाकर के इस भाव के फल को अच्छा कर रहे हैं, मतलब दाम्पत्य ठीक रख सकता है। पर बात चंद्रमा पे है, चंद्रमा स्वाति नक्षत्र के। अब जरा ध्यान से समझना, और लग्न जो बना है वो चित्रा का बना है। चित्रा नक्षत्र में जन्म होने के कारण व्यक्ति को आरंभ में रोग होता है, छिद्रान वैसी होता है, अपने बारे में कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा बताना चाहता है, और उसके बाद व्यक्ति थोड़ी जल्दबाजी वाली प्रवृत्ति भी शामिल करके रखता है। दूसरी बात, तब तक वो किसी दूसरे की मदद करता रहेगा जब तक उसकी अपनी स्वतंत्रता बाधित न हो। जैसे ही उसकी अपनी स्वतंत्रता बाधित होने लगती है, वो तुरंत वहां से क्विट करता है और निकल जाता है। दुश्मनों के लिए दुश्मन और यारों के लिए यार होता है। अगर नमक खा लिया है तो उसके प्रति हमेशा ही कृत संकल्प होता है, संकल्पित होता है, उसको छोड़ता नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको ये बात और इस बात का एहसास हो जाता है कि इस व्यक्ति ने मेरे लाभ उठाए हैं, तो फिर छोड़ता भी नहीं है। ये व्यक्ति तुला का है, अपने मन का करेगा, तुला राशि, तुला लग्न, और ये जो स्थिति है ये चर प्रकृति का लग्न है। तुला राशि चर राशि होती है, मेष वृष मिथुन कर्क, कर्क सिंह कन्या तुला। मतलब क्या है कि ये ऐसी राशि चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव और चर स्थिर द्विस्वभाव में से ये ऐसी राशि है जो जल्दी जल्दी में समस्त प्रकार की चीजें जल्दी जल्दी ही एकत्रित करना चाहती है। लग्न और राशि एक हो जाने के कारण व्यक्ति के जीवन में सफलता के कई गुना प्रभाव और प्रमाण दिख जाते हैं। लग्न में राहु और केतु के प्रभावित और लग्न पे असर होने के कारण और चंद्रमा के स्वाति नक्षत्र में बैठने के कारण व्यक्ति 40 साल तक और 32वें साल तक और 24वें साल तक कष्ट पाता रहता है। आरंभ में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी उसके जीवन में देखने को मिलती हैं, पर 60 साल के बाद, 60 वर्ष के बाद व्यक्ति आराम से जीवन जीता है। ये ग्रंथ की बात है। उसके बाद जन्म कुंडली में उस चंद्रमा के ऊपर देखिए राहु का प्रभाव है। व्यक्ति के जीवन में कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी, और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में उस चंद्रमा को देखिए गुरु देख रहे हैं और राहु देख रहे हैं, बाकी का कोई भी ग्रह उसे देख नहीं रहा है। राहु के प्रभाव और गुरु के प्रभाव के कारण व्यक्ति संगीत सीखे, कला का पारखी हो, कला को समझने वाला हो, ज्ञानी हो, ज्ञान संपन्न हो, नौकरी करने के लिए प्रेरित करने वाला हो खुद को, और हमेशा शुद्धतम स्थिति में अपने आप को साफ और सफाई का विशेष ध्यान रखने वाला। पर एक बात और है, ये चंद्रमा अगर लग्न में बैठे तो व्यक्ति को बड़ा ही चिंतनशील, मननशील और उद्योगी किस्म का बना देता है। ये तुला राशि, ये माप तौल की राशि है। तो यहाँ व्यक्ति जो होता है वो आरंभ में नौकरी करे, पर बाद में अपना व्यवसाय खुद ब खुद उसके दिमाग में बन जाती है, और खुद का काम जरूर कर लेना चाहिए, या अगर करना चाहे तो व्यक्ति कर सकता है। वरियान योग, ऐसी स्थितियां, व्यक्ति हमेशा ही वृद्धि को प्राप्त करता है। राहु का प्रभाव लग्न पे और केतु का प्रभाव लग्न पे, चंद्रमा ग्रहण में, तो गौर करिए
केतु 6 डिग्री के और चंद्रमा 17, ऐसा तो नहीं है कि ग्रहण है, लेकिन हाँ, राहु का प्रभाव अगर लग्न पे रहेगा तो मन को विक्षिप्त और चिंता में ग्रसित रखता ही रखता है, क्योंकि केतु अगर लग्न में है तो व्यक्ति को आरंभ में रोगी जरूर बनाता है और कई बार विचारों का रोग ज्यादा हो। गुरु का प्रभाव चंद्रमा पे है तो व्यक्ति शुद्ध है, सात्विक है, श्रेष्ठतम विचारों से रखने वाला है, और साथ ही साथ जरा गौर करो तो उसको रोग भी होगा, क्योंकि रोगेश देख रहे हैं। पेट का रोग, पाइल्स हो जाए, हड्डी में हर्निया वगैरह की समस्या भी होती है और हड्डी का रोग भी होता है। हड्डी में हर्निया नहीं होता, हड्डी का रोग और हर्निया दोनों, इस तरीके की समस्या भी कई बार बनती है। उसके बाद व्यक्ति को एसिडिटी वगैरह भी होती है, तो अपच वगैरह के क्षेत्र भी बनते हैं इनकी कुंडली में। अब उसके बाद ये बात यहां तक रही, स्वाति नक्षत्र में जन्मा है तो व्यक्ति स्थूल विचारों को धारण करने वाला होता है, बहुत ज्यादा उच्चतम लक्ष्यों को हासिल नहीं करना चाहता है, बहुत ज्यादा ऊंचे लक्ष्यों को नहीं बनाता है, बस छोटे छोटे लक्ष्यों को ही ये बना करके अपने जीवन को शांत और सौम्यता प्रदान करना चाहता है। श्रेष्ठ स्थिति में जाकर के स्थापित होना चाहता है, लेकिन प्रेम का भूखा और प्रेम करने वाला होता है। अपने अधिकारों को लेकर के हमेशा ही जागृत स्वभाव को धारण करने वाला होता है, ना तो अपना अधिकार छोड़ता है और ना अपना कर्तव्य भूलता है। सबका आदर करे, सबका सम्मान करे, पर एक लिमिट तक। उसको जैसे ही इस बात का पता चले कि नहीं अब ये ज्यादा हो रहा है तो बस छोड़ देता है। अब कितना सम्मान करूं, एक लेवल तक ही, उसके बाद तो नहीं, फिर वो चाहे कोई भी हो उसको छोड़ देता है। और एक बात और है जो इनकी कुंडली में मैंने देखी है कि गुरु जो है वो गुरु के ही नक्षत्र में है, और गुरु अपने नक्षत्र में बैठ करके कुंभ राशि के बैठे हैं, जो लाभ की राशि है, लाभ देंगे। लेकिन गौर करिए तो वो व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जहां व्यक्ति अपने ही लोगों के द्वारा ठगा जाता है और अपने ही लोगों के द्वारा वो बर्बाद भी होता है। तो जब कभी भी किसी को देना हो, जब कभी भी किसी पे भरोसा करना हो, तो एक बार ये बात याद जरूर रखना, आपको नुकसान अपने ही लोगों से ज्यादा है। घर परिवार के सुख के बारे में गौर करिए, यहां का अधिपति शनि जाकर के शत्रु के घर में बैठा है, हालांकि शत्रुवत नहीं है, क्योंकि तात्कालिक मित्रता में शनि, अभी राहु पे ही चर्चा कर रहा हूं, तो यहाँ के अधिपति, चतुर्थ स्थान के अधिपति शनि द्वितीय भाव में बैठ करके माता का सुख तो देते हैं, लेकिन वहां पे वैचारिक मतभेद भी बनेंगे और व्यक्ति कई प्रकार से अर्जित भी करता है। चल अचल संपत्ति का भाव का अधिपति या शनि इन सब चीजों के कारक हो करके, और गौर करिए तो उसके जस्ट आगे गुरु जैसा प्रभावकारी ग्रह बैठा हो लाभ की राशि में, तो देगा सब कुछ, लेकिन हाँ उसमें मतभेद भी बनेंगे। और दूसरी बात है कि वहां पे व्यक्ति संपत्ति भी अर्जित करेगा अपने बल पे, ये बात भी बनती है। अब यहां तक राहु की बात थी, कंफ्यूजन ना रखें, क्लियरेंस रखें, गणेश जी की पूजा हमेशा करते रहें। गुरु पंचम भाव में बैठे हैं तो संतान का कष्ट देते हैं, संतान से दूरी रखती है, मति बुद्धि ऐसी हो जाती है जहां व्यक्ति अपने संतति से दूर हो जाए। ये कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो पहले बता देना चाहता हूं। अब इनकी कुंडली में मैंने बात चंद्रमा पे करी थी। स्वाति नक्षत्र व्यक्ति को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, सुंदर बनाता है और व्यक्ति को बड़ा ही विशालकाय नेत्रों का बनाता है। अच्छा स्वभाव व्यक्ति में आसानी से दृष्टिगोचर हो जाता है। अब इनकी कुंडली के 5 अच्छी चीजें जो मैं बताता हूं वो बता रहा हूं। आइए, मैं यहाँ पे आप लोगों को लग्न और राशि का प्रभाव नहीं बताने वाला। तुला लग्न वाले ऐसे होते हैं, राशि ऐसी होती है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। आप लोग इतने तो ज्योतिष जानते ही हो कि तुला लग्न कैसी प्रवृत्ति वाली होती है और तुला राशि और क्या है, वो सब चीज़ें टाइम पास होती हैं। मूलतः बात पे आते हैं। यहाँ ये कुंडली में सबसे अच्छी बात क्या है? इस कुंडली में सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि बुध पे शनि का प्रभाव है और शनि और बुध एक दूसरे को देख रहे हैं। कैसे? भाग्य भाव के अधिपति बुध सूर्य के साथ इस भाव को बल भी मिल रहा है, क्योंकि जन्म कुंडली के लाभ के अधिपति अष्टम में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के पहले सवाल का उत्तर मिल गया कि उसको ये पूछना था कि पंडित जी मैं कम पैसे पे नौकरी क्यों करता हूं। अरे भाई साहब, आपकी कुंडली के लाभ भाव के अधिपति ही अष्टम में बैठे हैं स्थिर राशि में, और भाग्य का अधिपति ही अष्टम में जाकर के अपना व्यय कर रहा है, नुकसान कर रहा है, और दूसरी बात उस पर शनि की दृष्टि है। तो ये एक तरीके से अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है? व्यक्ति को धनवान हमेशा बना के रखेगा। ये तुला लग्न की कुंडली है। जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति ने नवम भाव के अधिपति को देखा है, तो पंचम और नवम के अधिपति जब एक साथ बैठेंगे तो व्यक्ति को कला का पारखी कला। अब एक बात, ग्रंथ क्या कहता है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर राहु के नक्षत्र में हो और उस पर गुरु की दृष्टि हो, और साथ ही साथ अगर भाग्य भाव के और दोनों त्रिकोणों का संबंध बनता हो, तो व्यक्ति कला का बड़ा माहिर हो जाता है। व्यक्ति कला क्षेत्र में नौकरी अर्जित कर ले, या फिर ड्रामा कंपनी खोल दे, या फिर अपना बैंड खोल दे,
या फिर नृत्य कर ले, संगीत सीख ले, वाद्य यंत्र की दुकान खोल ले। कुछ ऐसे क्षेत्रों में वो क्रिएटिविटी का क्षेत्र होता है, वो क्रिएशन का क्षेत्र होता है, जैसे संगीत, जिसमें सिर्फ वही जानता है संगीतकार कि उसके दिमाग में कौन सी धुन तैयार हो रही है, अन्यथा तो कोई नहीं जानता जब तक वो बजाए और बताए नहीं तो। ऐसे कई सारे विचार बनते हैं जो आपके दिमाग के पिछले हिस्से में, ये कौन सा भाव है, अष्टम भाव, यहाँ पे थॉट क्रिएट होते हैं। अष्टम भाव से थॉट का क्रिएशन होता है, विचारों का भाव यहां होता है, इसका सुख यहां से मिलता है और ये डीप थॉट में यहां बदलता है। समझना बात को ध्यान से। कुंडली है कोई सामान्य, अब ये ना सोचो कि ये किसी दूसरे की कुंडली है तो मैं क्यों देखूं, ना, ऐसा नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो क्या मैं बोल रहा था कि जन्म कुंडली के शनि जो कि अनुराधा नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, राहु जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं, राहु के नक्षत्र में, उसका अधिपति उसे देख रहा है, यह भी चंद्रमा के लिए एक अच्छी बात होगी। गुरु अपने नक्षत्र में, सूर्य और बुध में अपने ही नक्षत्र में। जरा देखो कुंडली की स्थिति कितनी अच्छी बन रही है। सूर्य अपने ही नक्षत्र में और बुध सूर्य के नक्षत्र में व्यक्ति को बुद्धिमान और यशस्विता प्रदान करेंगे, व्यक्ति को सोचने वाला, निर्णय लेने में एकदम बहुत मजबूत और फर्म बना देते हैं, पर लाभ कम रहेगा इस कुंडली का। अच्छी बात क्या बनी कि पंचम के अधिपति ने नवम के अधिपति को देखा है, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ है। और जरा गौर करिए, चर प्रकृति का लग्न है, चर प्रकृति के लग्न और लग्न के अधिपति शुक्र जाकर के कहां बैठे हैं, जन्म कुंडली में मिथुन राशि में, ये वायु तत्व का लग्न है। तो चर प्रकृति का लग्न और वायु तत्व के लग्न में, वायु तत्व की राशि में बैठे हैं, लग्न के अधिपति भाग्य भाव में बैठे हैं। और जरा गौर करना, दूसरी अच्छी बात क्या है कि लग्न के ऊपर भी गुरु का प्रभाव है और लग्नेश के ऊपर भी गुरु का प्रभाव है। धर्म का कारक धर्म को देख रहा है, तो व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और व्यक्ति को भाग्य का लाभ मिलता रहे। क्योंकि धन भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल जो बनते हैं वो किससे देखे जा रहे हैं, शुक्र के द्वारा। शुक्र कौन है, लग्न का अधिपति। अब जरा ध्यान से समझना कि व्यक्ति को धनवान कितना बनेगा, व्यक्ति धनवान बनेगा क्योंकि पहले ही चंद्रमा जो आय को, इनकम को रेगुलेट करता है। जैसे गैस का नॉब या पानी की टंकी जहां से खोली जाती है, उसको अगर आप बंद कर दो तो धीरे धीरे रिश्ता सा पानी आएगा। तो चंद्रमा वो प्लैनेट है जो व्यक्ति के आय को इरेगुलर और रेगुलरिटी देता है, किसी भी काम को। सूर्य बैलेंस करते हैं। तो धन भाव के अधिपति के ऊपर जो कि मंगल हैं, अपने भाव का धन वृद्धि करके शुक्र जो कि लग्नेश हैं उससे देखे जा रहे हैं। तो कुंडली कितनी अच्छी सजी, लग्न के अधिपति भाग्य में बैठे, गुरु से देखे गए पांचवी दृष्टि से, और धन भाव के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में शुक्र से देखे गए जो कि जन्म कुंडली के लग्नेश हैं। तो इस वजह से व्यक्ति के जीवन में धन संपत्ति की स्थिति कमजोर कभी भी नहीं है। उसके कारण के रूप में आप ये भी समझ सकते हो, क्या, क्योंकि धन भाव से केंद्र में ही गुरु बैठे हैं, तो इस भाव का बल बढ़ेगा। इस भाव का अधिपति इसके निकटस्थ ही बैठा है और अपने मित्र के नक्षत्र में जो सूर्य अष्टम में बैठा है, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ भी देंगे। पर सूर्य और बुध अष्टम में बैठे हैं, व्यक्ति को नौकरी मिलने में देरी भी होगी और कई बार पिता से अनबन बनी रहेगी। पिता कई बार थोड़े अच्छे नहीं होते, या फिर कई बार पिता जो होते हैं वो थोड़े अपने आप में मशगूल रहने वाले होते हैं, संपूर्ण नहीं मिल पाता, ऐसा है। पर एक बात और है कि पिता का सुख यही है, पिता जहां सूर्य बैठे हैं उससे चौथा घर पिता का सुख होगा। यहाँ का अधिपति अष्टम में बैठा है, यानी कि वहां से भी कमजोरी है। हालांकि पिता के सुख वाले भाव पे, ध्यान से समझने की बात है, पिता के सुख वाले भाव पे गुरु की दृष्टि है जो रोगेश है, इस वजह से भी व्यक्ति के पिता को रोग मिलता है और जीवन में जो भी इच्छाएं होती हैं वो थोड़ी देर से पूरी होती हैं। क्यों? क्योंकि प्रतियोगिता वहां देखे, प्रतियोगिता भाव का अधिपति यहाँ देख रहा है ना, एकादशवें भाव पे, इस वजह से भी ये बात बनती है। और चंद्रमा तो पहले ही राहु से ग्रहण में है, चंद्रमा के ठीक आगे एक पापग्रह शनि बैठा है। सूर्य और चंद्रमा को देखो, आप जरा देखना कि सूर्य के पीछे चंद्रमा के अतिरिक्त दूसरा ग्रह बैठा है राहु, और उसके ठीक आगे एक शुभ ग्रह बैठे हैं जो दशम स्थान का बल बढ़ा रहे हैं। ध्यान से समझने की बात है, सूर्य के ठीक पीछे चंद्रमा के अतिरिक्त एक दूसरा ग्रह बैठा है जो व्यक्ति को साधन संपन्न बनाता है। अगर यही चंद्रमा बैठ जाता तो धन की हानि भी कई बार कराती, लेकिन चंद्रमा से अष्टम में सूर्य बैठे हैं, इस वजह से ये चंद्रमा के लिए कमजोरी वाली बात हो जाएगी। चंद्रमा से पंचम में मंगल बैठे हैं, ये चंद्रमा के लिए अच्छी बात हो जाएगी। चंद्रमा से तृतीयस्थ मंगल बैठे हैं, ये साहसिक व्यक्ति को बनाएगा। ये बात यहां तक। अब इतनी सारी चीजें इनकी कुंडली में देखने को बन रही हैं। अब मैं सूर्य पे आता हूं। तो सबसे पहले चर्चा सूर्य की। सूर्य अपने नक्षत्र में 7 डिग्री 23 कला अपने नक्षत्र में बैठे हैं, इनके पास बल है लेकिन कमजोर।
इस वजह से व्यक्ति जो है वो निंदनीय कृत्य करने वाला हो जाए, पिता से बहस करने वाला हो जाए, अभिमानी हो जाए, घमंडी हो जाए, हड्डियों का रोग पालने वाला हो जाए, लीवर का रोगी हो जाए और कई बार व्यक्ति को अपच, एसिडिटी, कब्जियत आदि की समस्या बन जाए, बुद्धि कई बार काम न करे। ये कब हो? तो सूर्य की दशा में लाभ और कम हो जाए और जीवन में छोटे पैसे पे काम करने की नौबत आ जाती है, कम पैसों पे नौकरी। ये तो आपकी कुंडली में ही है, आप कहोगे क्या? ये तो कोई भी देखता, तो अंधा भी देख लेता तो बता देता। मैंने इस पे कार्यक्रम बना रखा है। क्या कही थी बात कि अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में लाभ भाव के अधिपति बैठे हों तो व्यक्ति को कम पैसे में नौकरी करवाते हैं, या व्यक्ति जीवन भर रगड़ता रहता है। रगड़ो तो जैसा करोगे वैसा मिलेगा। क्योंकि जन्म कुंडली में मैंने क्या बात कही, यहां पे पंचम भाव के अधिपति यहां से चौथे गए हैं और वृश्चिक राशि में गए हैं, रोग की राशि होती है। तो जितना व्यक्ति करता है उसको नोटिस होता ही नहीं है, या फिर उसको नोटिस किया ही नहीं जाता है। इसको प्राप्त कैसे करोगे? सूर्य का बल बढ़ा दो, मंदिर का दर्शन कर दो, अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा कर दो। क्योंकि आपकी कुंडली में पहले ही ये बात घटित हो गई है। सूर्य के अस्त में जाने के कारण क्या घटित हुई है कि व्यक्ति आदरणीय होता तो है पर आदर करता नहीं है। तो अपने आप को बिछा दो, इस बात की भी आवश्यकता बनती है। सूर्य अष्टम में जन्म कुंडली के लाभेश ये दरिद्र योग बना देते हैं, दरिद्रता का लक्षण दिखता है। क्योंकि व्यय भाव के अधिपति बुध भी जन्म कुंडली के अष्टम में ही बन रहा है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग पता नहीं कौन बता दिया आप लोगों को। विपरीत राजयोग वो सबसे तभी बनता है जब जन्म कुंडली में लग्न की स्थिति अच्छी बनती हो। लग्न कमजोर हो, आप विपरीत राजयोग रटे जा रहे हो। ये तो अपने आप को संतुष्ट करने की बात हो गई ना कि मैं संतुष्ट हो रहा हूं, मेरी कुंडली अच्छी है। अरे भाई साहब, ग्रह जो है वो कबूतर और बिल्ली का खेल नहीं है। कबूतर क्या करता है? कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेगा और उस मूर्ख को यह पता नहीं है उसको कि बिल्ली सामने से देख रही है। हम इंसान कभी कभी समस्या को देख करके अपने नेत्र बंद कर लेते हैं, जो कि गलत होता है। हमारी ही समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है और हम उसको देख नहीं पा रहे। तो ऐसा नहीं है। अपनी कुंडली के कमजोरी को समझने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा क्यों। सवाल और जवाब में सामने देखो कैसा है। लाभ के अधिपति अष्टम में और राहु का प्रभाव चंद्रमा पे, राहु का प्रभाव लग्न पे। ये अच्छे भाव को नहीं देख रहे हैं, राहु सूर्य की राशि को देख रहे हैं। गुरु की दृष्टि है। गुरु कौन है? तुला लग्न की कुंडली के लिए सबसे अच्छे नहीं होते, वो रोगेश होते हैं। और जन्म कुंडली में तृक भाव के अधिपति प्रयास ही कराता रहे। अब सूर्य के बाद अगर चंद्रमा की बात करता हूं, अब जन्म कुंडली में बात चंद्रमा की करते हैं। चंद्रमा इनकी कुंडली में बैठे हैं कहां? लग्न में 17 डिग्री के हैं, युवावस्था के होंगे और उस पर राहु का प्रभाव, गुरु का प्रभाव है। दो ग्रह देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के मन मस्तिष्क को थोड़ा बहुत चिंतनशील, चिंता में रहने वाला, और वो बैठे हैं 7 नंबर की राशि में। दाम्पत्य सुंदर होता है, पर राहु यहाँ बैठी है, पत्नी डोमिनेटिंग नेचर की भी मिलती हैं। और कई बार चूंकि यहाँ का अधिपति मंगल अपने भाव से पंचमस्थ होकर के किसी भी शुभ ग्रह से प्रभावित नहीं, लग्नेश देख रहे हैं, तो लग्न के अधिपति के ऊपर या सप्तम भाव के अधिपति के ऊपर अगर लग्नेश का संबंध बनेगा तो ये एक अच्छी बात हो जाएगी, जो कि धनेश भी है। पर इस कुंडली के लिए मंगल सबसे ज्यादा खराब भी होते हैं। क्यों? क्योंकि सप्तम और द्वितीय के अधिपति ये दोनों बहुत अच्छे भाव होते नहीं है, पर उस पे लग्नेश की दृष्टि है। इस वजह से उस भाव से संबंधित परिणाम भी व्यक्ति को मिलेगा और व्यक्ति जितना मेहनत करेगा उतना परिणाम मिलेगा। चंद्रमा का संबंध जन्म कुंडली में मंगल से भी बन रहा है, तृतीय एकादश में का, ये बात मैंने बताई। तो चंद्रमा यहाँ ठीक होंगे और वस्तुतः वो आधा फल करेंगे। जितना भी अपनी दशाओं में वो आधा परिणाम करेंगे। आधा मतलब 50%। अवस्था जो है वो उनकी ठीक है, युवा की है। इस वजह से वो जितना भी परिणाम देंगे वो राजा की तरह देंगे, लेकिन इंटेंसिटी जो होगी वो देने की, वो तीव्रता उनकी 50% की होगी। मतलब लाभ और हानि में जो तीव्रता होगी देने की, परिणाम की स्थिति, वो 50% की होगी। तीव्र और अच्छा दोनों में अंतर है। तो तीव्र कितना? तो आधा। अच्छा कितना? तो पूरा। ये बात है। क्योंकि इस कुंडली के लिए वो दशम के अधिपति होकर के, केंद्र के अधिपति होकर के केंद्र में बैठे हैं, और इस कुंडली के लिए वो अच्छे होते भी हैं। तो दशम के अधिपति होकर के केंद्र में बैठे व्यक्ति की कुंडली में लक्ष्मी संपन्न, लक्ष्मी योग भी घटित हो रहा है। क्योंकि दशम स्थान के अधिपति के ऊपर कौन देख रहा है? प्रतियोगिता भाव का अधिपति। इस वजह से प्रतियोगिता भी रहेगी, लेकिन पराक्रम का फल भी मिलेगा। क्योंकि मंगल स्वग्रही होकर के बैठा है, अपने भाव से एक घर आगे धनु राशि में बैठे हैं, जो उसके मित्र की राशि है। इस भाव से तृतीय एकादश में गुरु बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को वहां भी लाभ की स्थिति ही बनती है। ये चंद्रमा की बात है। अब मंगल जन्म कुंडली में 27 डिग्री के, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र, वो सूर्य अष्टम में। इस वजह से पराक्रम का परिणाम थोड़ा देर से भी मिलता है। अब एक बात और कहूंगा, इनकी कुंडली में वही मंगल अगर आप नवमांश में देखोगे तो कहां बैठे हैं?
धनु राशि के, यानी कि यहाँ भी धनु के, यहाँ भी धनु के, पर यहाँ शुक्र और मंगल का संयोग बिल्कुल आसानी से बन रहा है। अब व्यक्ति जो है वो दारोमदार संभालते संभालते कई बार उसके जीवन में कई लोग आ जाते हैं, आसानी से किसी को दिल दे बैठता है, आसानी से उसके जीवन में कई लोग आ भी जाते हैं, और कई बार जिसको वो चाहता है उसको वो नहीं मिलता है। या कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं जहां व्यक्ति किसी ऐसे को पसंद करे जो बिल्कुल भी संभव ना हो। ऐसी स्थितियां भी बनेंगी, क्योंकि ये मंगल सूर्य के नक्षत्र में, जो कि अष्टम में, व्यक्ति से निंदनीय कृत्य करवा सकता है। ऐसी स्थितियां होती हैं, पर व्यक्ति को बच के रहना होगा, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव, और गुरु जो है वो जन्म कुंडली में चंद्रमा को देख रहे हैं, रोगेश, प्रतियोगिता खड़ा कर सकता है और व्यक्ति के जीवन में समस्याएं भी ला सकता है। इस वजह से ऐसे कृत्य करने से पहले अपने आप को बचाना होगा और समझना होगा। गुरु और मंगल और शुक्र का संबंध ठीक नहीं है। इस वजह से आने वाले दाम्पत्य को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो अभी से ही अपने आप को एक श्रेष्ठ पटरी पे लेकर के आने की आवश्यकता भी दिखती है। ये मंगल आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं, अवस्था भी उनकी ठीक है, अति मित्रता का भाव है, डिग्री भी 27 डिग्री के हैं, तो इस वजह से वो होते तो अशुभ ही हैं इस कुंडली के लिए, लेकिन डिग्री 27 के तो मृतप्राय हो जाएंगे, ये बात मैंने कही है। अब मंगल के बाद मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, पैसे और शत्रु। यहाँ के अधिपति पंचम में व्यक्ति को कभी कभी ऋण में भी डालेंगे, और व्यक्ति को देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ के अधिपति के ऊपर देखिए जरा, किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, रोग भाव के अधिपति के ऊपर कोई देख नहीं रहा है, इस वजह से उसको अतिरिक्त कहीं से बल नहीं मिल रहा, तो देना मत किसी को, क्योंकि आप निकाल नहीं पाओगे। और दूसरी बात है, मंगल की सातवीं दृष्टि यहाँ शुक्र को, और शुक्र से मंगल का संबंध व्यक्ति को नेचर वाइज थोड़ा कामी प्रवृत्ति का भी बनाता है। आठवीं दृष्टि यहाँ नीच की पड़ रही है, इस वजह से व्यक्ति के कैरियर में नुकसान भी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान, जन्म कुंडली के 4 नंबर की राशि जो चंद्रमा की होती है वो दशम स्थान में बैठी है, मानसिक सुख शांति। यहाँ पे व्यक्ति थोड़ा संतोषी प्रवृत्ति का भी हो जाता है, कर्म से संतोष करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति के ऊपर ऋणेश, रोगेश और प्रतियोगिता भाव के अधिपति गुरु की दृष्टि है, जो कि यहाँ बैठ करके इस भाव को कमजोर कर रहा है। स्थान हानि करो जीव, होती है वो बात लागू। तो ये बात है, ये मंगल तक की बात खत्म। अब बुध की बात करता हूँ। अब बात बुध की कर लेते हैं। बुध जन्म कुंडली में होते हैं व्यय भाव के अधिपति, और उनकी दूसरी राशि बनती है भाग्य भाव में, जहां लग्नेश खुद बैठे हैं। तो भाग्य और व्यय के अधिपति होकर के बुध जाकर के अष्टम में बैठे हैं। ये विपरीत परिस्थिति बनाते हैं, किस चीज को लेकर के? संतान को लेकर के, धन को लेकर के, व्यय को लेकर के, पत्नी को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, अपनी दशा में। और भाग्य का अवरोध मिल जाता है बुध की दशा में। ये अवस्था में डिग्री में बैठे 6 डिग्री के, अवस्था कमजोर है। इस वजह से अवस्था में जब ग्रह कमजोर हो जाता है तो अपने परिणामों को कमजोर भी करता रहता है, और वो संपूर्ण फल नहीं दे पाता है। उसके बाद उस पर शनि की दृष्टि है, जो जन्म कुंडली के पंचम और चतुर्थ के अधिपति हैं। योग कारक ग्रह की दृष्टि जहां भी पड़ती है तो थोड़ी बहुत लाभ की स्थिति भी बनेगी, लेकिन कब? जब बुध में शनि आए तब, या शनि और बुध का जब कॉम्बिनेशन बने तो। क्योंकि मैंने क्या बात कही थी कि ये योग बड़े अच्छे बन रहे हैं शनि का बुध को देखना, तो शनि और बुध थोड़े रिलीफ देंगे। अगर गुरु देखता तो यशस्विता दे देता, चंद्रमा देखते थे तो पिता से बड़ा और माता से लाभ मिल जाता, क्योंकि पिता भाव के अधिपति और माता का कारक। बुध अगर देख रहा होता तो छोटे भाई बहनों से लाभ मिलता। तो बुध तो वहां खुद ही है, पर सूर्य के नक्षत्र में बैठे होने के कारण व्यक्ति यशस्वी जरूर होगा। पतले दुबले शरीर का भी कई बार बुध की दशा में व्यक्ति को रोग हो जाता है, कई बार व्यक्ति रोग से युक्त हो जाता है। घाव, फोड़ा, फुंसी स्नायु मंडल का प्रतीक होता है। व्यवसाय कमजोर हो जाए, नुकसान की स्थिति ज्यादा हो जाती है, धन व्यय में जाने लगता है, और छोटे भाई बहनों को और छोटे भाई बहन कजन वगैरह से, इन सब चीज़ों से व्यय की स्थिति बनती है। कई बार व्यक्ति चाहता है कि कुछ धार्मिक कृत्य करूं, पर इरेगुलरिटी वहाँ पे हो जाती है, ये बात भी दिखती है। खोजी प्रवृत्ति का उसमें दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं और दिमाग में सोचता बहुत ज़्यादा है। ये बुध है, और जन्म कुंडली में वो बैठा कहाँ है? 2 नंबर की राशि में। बुद्धिमान तो होगा, सूक्ष्म और प्रखर बुद्धि का है, लेकिन वो हमेशा नहीं है। सोचता है, पर कई बार मैंने बात कही थी छिद्राण में सी, खोजने वाला है और दुख देखने वाला है। दुख ही देखता है, बुरी चीजें ही देखता है, और कई बार उसमें कमजोरी ही देखता है। तो ऐसा ना हो, अपने आप को शुद्ध बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, मजबूत बनाओ, इच्छा शक्ति का संपन्न बना दो। अपने आप को साधन संपन्न न बना करके साधना से संपन्न बना लो, है कि नहीं? और मन को सर्दी भी लगाने की बात होती है, लगा लो,
नहीं लगाओगे तो तकलीफ देगा। ये सूर्य और बुध व्यक्ति को खोजी प्रवृत्ति, इतना ज़्यादा विचारों में व्यक्ति बोधगम्य होता है, विचारों को रखने वाला, करने वाला, उसमें सूक्ष्मता रखने वाला, अन्वेषण करता होता है, डिग्रियां धारण करता है, ऊंची ऊंची डिग्री धारण करे। ये सूर्य और बुध ऐसा कराते हैं, पर उन सबका लाभ थोड़ा थोड़ा सा मिलता रहता है। ये बुध है, इसकी 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली में, यहाँ ये बात मैंने बता रखी है, ये लाभदायक है और ये बहुत ज़्यादा धन, पद, प्रतिष्ठा और पैतृक संपत्ति, नेचर वाइज, स्वभाव के हिसाब से, वाणी का प्रभाव और न्यायप्रिय बोलना, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिलती भी देखी जा रही हैं। अब बात गुरु की करते हैं। देवगुरु बृहस्पति सुख और सभी प्रकार के सुखों के कारक होते हैं, कर्ता धर्ता, मानसिक सुख के कारक होते हैं। चंद्रमा भी और गुरु भी, इनकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा का संबंध बड़ा अच्छा बना है। और इनकी कुंडली में जरा गौर करिए तो गुरु स्वग्रही होकर अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, स्वग्रही नहीं, जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति उससे 4 घर पीछे है, तो ये भी ठीक होते हैं। पर व्यक्ति को ओजस्विता, तेजस्विता, निर्वैर, कोर्ट केस, कोर्ट में काम करने वाला, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला, पदों पे विभूषित होने वाला, ये सब बनाते हैं। लेकिन सारी चीज़ें मिलने के बावजूद भी व्यक्ति की कुंडली में जो एक स्थिति बन रही है यहाँ वाली, ये भाव कमज़ोर हो रहा है। और दूसरी बात है कि उस पर जो मैंने बात कही थी वही, ये तो बात बता चुका हूँ गुरु की दृष्टि वाली, तो इसलिए व्यक्ति को हमेशा ही मंदिरों का दर्शन आवश्यक होगा ही होगा। ये गुरु मृत प्राय है, डिग्री में देखिए 25 डिग्री के हैं, और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु का नक्षत्र, उस पर किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। इस वजह से भी व्यक्ति को कई बार गुरु से बल नहीं मिलता है, तो पुत्र से, प्रेम से, दाम्पत्य से, पिता से, लोगों से, यश से, कीर्ति से, सम्मान से, पद से, प्रतिष्ठा से, गौरव से, मेहनत के बाद परिणाम से दूर जाना पड़ता है। ये बात बनती है और वो जीवन में प्रायः प्रतियोगिता देते से रहते हैं। लाभ तो मिलता है, कई जगह से व्यक्ति धन कमाना भी चाहता है, पर वो सफल नहीं हो पाता। कई बार ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं जहां व्यक्ति के लिए कुछ पैसों को इकट्ठा करने के लिए कई दिनों का इंतजार भी करना पड़ जाता है। हालांकि एक बात और है कि लाभ भाव में सूर्य की राशि बनी है, उस पर गुरु की दृष्टि है, तो थोड़ा बहुत व्यक्ति मशक्कत करे तो हर एक काम इसका सफल हो ही जाता है, चाहे रुक के ही क्यों ना हो। ये बात भी दिखती है, क्योंकि लग्न में चंद्रमा है, शांति दिए बिना जाएंगे नहीं। ये बात गुरु की है। 5वीं दृष्टि यहाँ धर्म का रक्षक, धर्म धुरंधर, धर्म का ज्ञाता और सुगंधित इत्र को लगाने वाला, सुगंध से युक्त रहने वाला, महंगे सामान इस्तेमाल करने वाला, और सबसे बड़ी बात कि व्यक्ति धर्म धुरंधर होता है। लग्न पे प्रभाव व्यक्ति को यशस्विता प्रदान करेंगे, लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, क्योंकि 10वें भाव के अधिपति पे जन्म कुंडली के पराक्रम भाव का, आप व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय भी करना चाहे तो कर सकता है, पर व्यवसाय जब करना हो, आराम से करना चाहे कर सकता है, जब भी करना हो जरूर कुंडली दिखा करके ही करे। दशा के आधार पर ही व्यवसाय का चयन भी होता है। कुंडली तो चलो देख लिए, पर दशा के आधार पर भी व्यक्ति को देख लेना चाहिए। गुरु नवमांश कुंडली में शुक्र की राशि में राहु के साथ, यहाँ के अधिपति शुक्र जाकर के परिवर्तन कर रहे हैं, तो द्वितीय भाव के अधिपति का 7वें भाव के अधिपति के साथ का परिवर्तन कई बार दाम्पत्य को बड़ा अच्छा भी रखता है, पर वहां पे परेशानी भी मिलती है, क्योंकि गुरु वहां राहु के साथ है। यहाँ भी राहु अकेला, यहाँ भी गुरु के साथ राहु, जो कौन है इस कुंडली के लिए द्वितीय भाव के अधिपति। धन से संबंधित कभी कभी समस्याएं या पत्नी खर्चीली ज्यादा आ जाती हैं, या कई बार शक करने वाली, संदेह करने वाली, डोमिनेटिंग नेचर की और अपने प्रवृत्ति को बहुत ज्यादा मुफट प्रवृत्ति की मिल जाती हैं, और कई बार वो मिलनसार नहीं होती है। हालांकि गुरु का प्रभाव है तो ओजस्वी, तेजस्वी और विदुषी मिलती जरूर है, लेकिन चूंकि वहां का अधिपति मंगल के साथ बैठा है, 7वें भाव का अधिपति नवमांश कुंडली में, यहाँ पे राहु का प्रभाव है, यहाँ के अधिपति जो है वो जन्म कुंडली में त्रिक भाव में जा रहे हैं, अच्छे भाव में नहीं जा रहे हैं, इस वजह से उस भाव में मैं कमजोरी भी देख रहा हूं। सही और श्रेष्ठ विवाह कुंडली मिला करके ही होना चाहिए। जन्म कुंडली में शुक्र की बात करते हैं। शुक्र इनकी कुंडली के लिए लग्न के अधिपति जाकर के भाग्य में बैठे, और उसको कौन देख रहा है? मंगल। ये बड़ा लाभदायक। और उसको कौन देखा? गुरु। ये दोनों व्यक्ति को लाभ, धन, प्रतिष्ठा, ये सब चीज मिलेगा। अब यहाँ पे आप ये ना सोचो कि व्यक्ति के पास धन की स्थिति कैसी है और व्यक्ति के पास यश की स्थिति कैसी है। शुक्र की दशा और शनि की दशा इस कुंडली के लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है, पर कमजोर किसकी? सूर्य, बुध और मंगल। हाँ, ये तीनों कमजोर हो सकते हैं। दूसरी बात है, ये शुक्र यहाँ पे बैठ करके संपूर्ण परिणाम देंगे और अपनी अवस्था में व्यक्ति को अनुभव भी देंगे। व्यक्ति सीखेगा, समझेगा, दुनिया को जानेगा, धर्म को जानेगा, सीखने का प्रयास करेगा, लालायित रहेगा और जिज्ञासु होगा। इस दशा काल में धर्म का लाभ मिले। अब व्यक्ति अगर भवन वगैरह खरीदना चाहे
तो आपको बुध की दशा का इंतजार कर लेना चाहिए, शनि की दशा का इंतजार कर लेना चाहिए, सूर्य की दशा का भी इंतजार कर सकता है व्यक्ति। उसके बाद जन्म कुंडली में जब गुरु में मंगल हो तो व्यक्ति लाभ अर्जित कर सकता है, जब गुरु में शुक्र हो तो व्यक्ति लाभ अर्जित कर सकता है। स्थायी संपत्ति का योग है, चल अचल संपत्ति भी व्यक्ति करेगा, पर व्यक्ति को कुंडली मिलाकर के ही विवाह करना चाहिए। गुरु राहु का बैठना, यहाँ बुध का नीचा विलासी होना, यहाँ पंचम भाव में चंद्रमा और सूर्य का एक साथ बैठना, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य एक साथ बैठे हैं मीन राशि में, जो 12वें भाव की राशि है। जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति बुध का अष्टम में जाना ये ठीक नहीं है। इस वजह से दाम्पत्य में कई बार आरंभ में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर बाद में जाकर के तकलीफें बढ़ जाती हैं। यहाँ पे शनि उच्च के हैं, दाम्पत्य खराब नहीं होगा, यानी कि अंत बड़ा अच्छा है। यहाँ पे शनि जो है वो वृश्चिक राशि के बैठे थे, यहाँ वो सर्वस्व हो रहे हैं उच्च के 12वां भाव। व्यक्ति विदेश से जुड़ करके काम करे, बाहर के लोगों से चमड़े से संबंधित कारोबार करे, दवाइयों से, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से, किसानी से संबंधित, मशीनरी से संबंधित, लोहे लकड़ का काम और कई तरीके से बाहर जुड़ करके काम करे तो बड़ा अच्छा होगा। छोटे लोगों से लाभ मिलता रहे। व्यक्ति गरीबों के लिए हमेशा ही लोटपोट होने वाला होता है, अमीरों को देख करके थोड़ी सी निगाह उसकी टेढ़ी और तिरछी होती रहेगी, ये बात भी बनती है। ये आपकी कुंडली है। राहु और केतु के बारे में बता चुका हूँ, ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, और दरअसल इनकी जो अवस्था है उस अवस्था के आधार पर ये आपकी कुंडली के लिए जो डिग्री है 6 डिग्री के हैं, तो थोड़े सामान्य पर बहुत ज़्यादा अच्छे, ना तो बहुत ज़्यादा बुरे, ये आपको सामान्य परिणाम देते देखे जाएंगे। इनकी दशा काल में व्यक्ति को रिवाइव करना चाहिए, देना नहीं चाहिए, लाभ के पीछे और लालच के पीछे भागना नहीं चाहिए, अपने आप को संतुलित करके गणेश जी की पूजा वैसे भी सामान्यतः करती रहनी चाहिए। राहु की दशा में व्यक्ति का दाम्पत्य टूटने को होगा। राहु की दशा में व्यक्ति एकदम बिल्कुल चरित्र को कमजोर करता है, उसका मन व्यथित रहे, बुद्धिया विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम वाली स्थिति बनती है। इस वजह से लाभ के पीछे व्यक्ति उस समय बड़ा शॉर्टकट अपनाना चाहता है, तो वो अपना सकते हो। शारीरिक मेहनत राहु की दशा में जितना ज्यादा करना होगा कर सकते हो, पर मानसिक और पैसे को लेकर के हमेशा ही सचेत रहना होगा। उस समय आपके पास लोगों के ऑफर बहुत ज्यादा आएंगे, तो उस पर गौर करना। आपके जीवन में सबसे अच्छी राशि मिथुन राशि सिद्ध हो सकती है, उसके बाद लाभ भाव में बनी राशि सिंह राशि सिद्ध हो सकती है, कुंभ राशि सिद्ध हो सकती है। अगर विवाह करना होगा तो जन्म कुंडली के आधार पर मिथुन राशि, मिथुन लग्न, उसके बाद जन्म कुंडली के आधार पर आपकी कुंडली में जो स्थिति और बनेगी तो तुला राशि, तुला लग्न, और उसके बाद आपकी कुंडली में जो राशि बनेगी वो अच्छी बनेगी तो मेष राशि और मेष लग्न। ये कुछ राशियां, या मकर राशि, मकर राशि, मकर लग्न, ये कुछ राशियां आपके लिए बड़ी अच्छी साबित होंगी। ये आपकी कुंडली है। ये कुंडली अच्छी है, पर कमजोर कौन सा भाव बना? लाभ भाव कमजोर बना, क्योंकि वो उस पर रोगेश की दृष्टि है। इस कुंडली में अच्छी बात मैंने बताई, बुध का शनि को देखना, शुक्र के ऊपर मंगल के ऊपर शुक्र का प्रभाव, मंगल के ऊपर शुक्र का प्रभाव, शुक्र के ऊपर मंगल का देखना, और उसके बाद शुक्र को गुरु से दृष्ट होना, ये चीजें अच्छी होती हैं। उसके बाद सूर्य और बुध कुछ अच्छे प्रभाव भी दिखा रहे हैं, कुछ बुरे भी दिखा रहे हैं। मंत्र जप, साधना, ध्यान मग्न, योगाभ्यास, ज्योतिष का ज्ञान, मंत्र पढ़ना, लाभ लेना, दान देना, थॉट क्रिएट करना, स्वप्न में जाना, भविष्य को देखने की क्षमता विकसित करना। शूद्र वर्ण के हो तो आपके पास इतनी तो क्षमता जरूर है कि भविष्य को देखो और झांको, ये स्थिति बनती है। आप वस्तुतः चंद्रमा केतु लग्न में है तो 60वें साल के बाद व्यक्ति का जीवन बिल्कुल स्मूथ और साधारणतया बड़ा अच्छा चलता है, पर आरंभ में कष्ट थोड़ा रहता है और व्यक्ति को अपने आप को प्रूफ कई बार करना पड़ता है। केतु की दशा में व्यक्ति को सिद्ध करना पड़ेगा कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये बात बनती है। केतु की दशा में एक्स्ट्रा जो है वो व्यक्ति को मेहनत करना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है, और कई बार व्यक्ति छोटे छोटे चीज़ों में लाभ की स्थिति को ही सोच करके और सुन करके ही खुश होता है। उस समय उसके जीवन का लक्ष्य थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है। दशाक्रम के आधार पर अगर देखूं तो आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा कमज़ोर सूर्य बन रहे हैं, चंद्रमा आधा फल करेंगे, मंगल कमज़ोर होंगे। इस कुंडली के लिए परेशानी वाले घर, मेहनत ज़्यादा कराए, मेहनत का परिणाम न मिले, इरिटेशन हो, झगड़ा हो, ऋण में जाए व्यक्ति, तो इस समय ये काम बचना। बुध की दशा अच्छी जाएगी, गुरु की दशा कमज़ोर जा सकती है, क्योंकि वो कमज़ोर होते भी हैं और बैठे भी अच्छे नहीं हैं। संतति से नुकसान करवाएं, पत्नी से प्रेम में दिक्कत हो, कई बार पिता को नुकसान होता है ऐसी स्थितियों में। शुक्र ठीक हैं, अच्छे फल करेंगे, शनि अच्छे हैं, ये ठीक अच्छे फल करेंगे। राहु और केतु सामान्य परिणाम देंगे, क्योंकि राहु आपकी कुंडली में अश्विनी नक्षत्र के बैठे हैं, केतु चित्रा नक्षत्र में। केतु इस कुंडली के लिए ठीक नहीं होंगे, क्योंकि चित्रा नक्षत्र में मंगलवत होते हैं तो थोड़ी सी समस्या देंगे, घाव, फोड़ा, फुंसी, एसिडिटी और रोग, रक्त से संबंधित बीमारियां और हृदय क्षेत्र प्रभावित,
ऐसी चीजें बनती हैं। राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि का अधिपति त्रिकोण में नहीं बैठा है, ना ही केंद्र में बैठा है, वो बाहर है और उसको राहु देख रहे हैं, इस वजह से क्रोध की स्थिति भी बनती है। पर क्रोध पे संयम करने के लिए शिव जी की पूजा और शिव जी को दही सोमवार को चढ़ाना चाहिए। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अब तो सारी चीजें पता ही दी हैं लगभग। बहुत बहुत नमस्कार। इनकी कुंडली का दशमांश यही बता देता हूं। दशमांश जो स्थिति वहां लग्न कुंडली में बन रही है, वहां पे दशम भाव के अधिपति चंद्रमा बनते हैं, जो लग्न में बैठे थे राहु से दृष्ट थे। यहां पे लग्न कुंडली धनु की बन रही है। लग्न कुंडली में जो धनु राशि थी वो बन रही थी तृतीय भाव में, यानी कि पराक्रम भाव के अधिपति जो वहां बनते हैं वो यहाँ के लग्नेश बनते हैं, जो जाकर के जन्म कुंडली में तुला के हो रहे हैं। यानी कि ये समस्या दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ के अधिपति शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में नीचाभिलाषी हो रहे हैं। यानी कि व्यक्ति को लाभ करियर में कमजोर होगा या धीरे धीरे इनिशियलाइजेशन या दिक्कत हो सकती है आरंभ में, क्योंकि केंद्र में देखिए सूर्य, चंद्रमा और अमावस्या दोष यहाँ लगा। बुध यहाँ बैठे हैं जो कौन है, जन्म कुंडली के सप्तम। डेली बेसिस का इनकम, एक ऐसा प्रभाव रहे व्यक्ति के जीवन में जहां व्यक्ति मशक्कत भी थोड़ा थोड़ा करता रहे। और यहाँ पे मंगल बैठे हैं पर साहस हमेशा बना रहे, तो व्यक्ति का अपना काम बिल्कुल कर सकता है। पर कौन सा, ये दिमाग में कौन सी बात आती है और वो कौन सी दशा में करना चाहता है, ये इस बात पे निर्भर करेगी। वस्तुतः व्यक्ति की कुंडली में कर्म को लेकर के जो विचार हैं वो जन्म कुंडली में बहुत अच्छे नहीं है, इसको क्रिएट करना होगा। कर्म को लेकर के जो पराक्रम का प्रभाव है ये भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा उस तरफ अभी आकर्षित नहीं कर रहे हैं। सुख की स्थिति, कर्म को लेकर के मानसिक शांति वो थोड़ी कमजोर है, या फिर अभी वहां पे एक ऐसी खिन्नता का भाव देखने को मिल रहा है जहां व्यक्ति अपने कर्म को लेकर के असंतुष्ट रहेगा। अब ये बात कि अभी जो वर्तमान दशा चल रही है इसके आधार पर जब ये दशा बदलेगी तब ये काम बढ़िया होगा, ये फोन पे चर्चा करूंगा मैं। तो शुक्र, सूर्य और बुध जन्म कुंडली में यहाँ बैठे, यहाँ पे कुछ अच्छी स्थिति भी दिख रही है, पर चंद्रमा भी यहीं बैठे हैं जो कौन है, अष्टमेश। इस वजह से व्यक्ति जो होता है वहां पे राजनीति करता ही रह जाता है और ट्रेन छूट जाती है, ऐसा होता है। यहाँ के अधिपति मंगल योग कारक और पंचम भाव के मतलब धनु लग्न की कुंडली में तो योग कारक होते भी हैं, अच्छे भी बनते हैं और बना भी रहे हैं। यानी कि व्यक्ति मंगल से संबंधित भी अगर चाहे तो कारोबार कर सकता है, शनि से संबंधित भी अगर चाहे तो कारोबार कर सकता है। लेकिन ये देखना होगा और अपने आप को जांचना होगा, तब नहीं तो फ्लॉप हो जाएंगी चीजें। यहाँ पे राहु का प्रभाव, हर जगह राहु बैठे हैं तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं से तिकड़मबाज बना करके, तिकड़मी दिमाग दे करके धन अर्जित करवा लेते हैं। लेकिन सप्तम भाव को प्रभावित वो जरूर करेंगे। डेली बेसिस के इनकम को वो बनाने के लिए व्यक्ति सोचता तो रहता है, लेकिन जितना मेहनत करता है उतना आता नहीं है, या कम पैसों पे नौकरी करने की बात वो तो लग्न में भी दिख रही थी, ये बात दिखती है। यहाँ पे शुक्र नीचाभिलाषी जो जन्म कुंडली के लाभेश हैं, इस वजह से भी वहां भी लग्न कुंडली में लाभ भाव के अधिपति सूर्य अष्टम में बैठ रहे थे, अपने आप को कमजोर कर रहे थे। यहाँ भी लाभ के अधिपति भाग्य में बैठे हैं, यानी कि दशमांश कुंडली में वो ठीक तो बन रहे हैं, लेकिन डिस्पोजिटर जो है वो लग्नेश का या लग्न जहां बैठा है लग्न के अधिपति वो कमजोर हो रहा है, नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, इस वजह से कमजोर। दशम स्थान में मंगल का प्रभाव, ये ठीक है। यानी कि व्यक्ति अगर आरंभ करे तो आरंभ में भले थोड़ी सी दिक्कत मशक्कत हो, पर बाद में चीजें ठीक हो जाएंगी। अब ये कुंडली संपूर्ण हुई। लग्न, नवमांश और दशमांश जो पूछना होगा बेझिझक मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अब दोबारा नमस्कार करता हूं।